Good morning, students in class BSc Part Second Year, subject Zoology and paper first, Structure and Function of Invertebrate Types में आज हम स्केलेटन की जो हमें सिलेबस में मिला हुआ मेंबर है यानी कोरल रीफ्स, इसकी हम स्केलेटन की या प्रवाल भित्तियों की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, myself Umesh Dutt, Assistant Professor in Zoology, SPC Government College, अजमेर। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं और उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, और साथ ही साथ उनके अंदर जो उनका ब्लीचिंग की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो मुख्य रूप से ओशंस के अंदर पाए जाने वाली छोटी जो एनिमल्स हैं उनका कॉलोनीज या उपनिवेश कहलाते हैं। वे पानी के नीचे की वे संरचनाएं हैं जो कि मुख्य रूप से कोरल पॉलिप्स के द्वारा बनती हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा आपस में जो है एक साथ रखी जाती हैं। प्रवाल भित्तियाँ या कोरल रीफ्स को समुद्र के उष्णकटिबंधीय वर्षावन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह समुद्र की जो सरफेस है उसके ओनली 0.1% का जो उसका पोर्शन है या हिस्सा है उसी को ये ऑक्यूपाइड किए रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी 25% जो समुद्री प्रजातियां हैं या जो एक्वेटिक जो ओशन एक्वेटिक जो है एनिमल फौना है उनके लिए ये हैबिटाट या उनको आवास प्रदान करती हैं। वे आमतौर पर जो है थोड़े से जो उथला जल होता है या उथला क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत 150 फीट से कम गहराई पर ये प्रेजेंट होते हैं। हालांकि कुछ प्रवाल भित्तियाँ जो हैं इससे भी अधिक जो हैं गहराई तक अप्रॉक्सीमेट 450 फीट तक ये फैली हो सकती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जो कोरल पॉलिप्स हैं वो मुख्य रूप से इंडिविजुअल्स होते हैं यानी व्यक्तिगत होते हैं, सिंगल होते हैं, जो कि अपने पूर्वजों के कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन पर प्रेजेंट होते हैं। प्रवाल जो हैं या कोरल रीफ जो हैं वो सभी महासागरों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी जो प्रेजेंस है या प्रवाल भित्तियाँ हैं वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय यानी जो लिंक है उस स्थान के ऊपर उथले पानी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इन कोरल रीफ्स का या प्रवाल भित्तियों का जो एकदम जीवंत जो उदाहरण है उनमें सबसे बड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है, और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से 1500 मील से भी अधिक लंबी अभी तक रिपोर्ट की गई है। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि कोरल रीफ को अफेक्ट करते हैं या अपना प्रभाव डालते हैं। तो मुख्य रूप से उन जो कारक हैं उनमें से जो प्रमुख है वो है पहला एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन यानी अत्यधिक जलवायु परिस्थितियाँ, जिसके अंतर्गत जो वाटर है या जो एक्वेटिक मीडियम है उसका जो टेम्परेचर है वो अधिक होने पर इसकी जो है लाइफ स्पॉन को कम कर देता है,
क्यों? क्योंकि उच्च तापमान होने के कारण ये जो हैं वो अब जीवित अवस्था में नहीं रह सकती हैं। और जैसा कि साइंटिस्ट ने जो है अपना अनुमान लगाया है कि समुद्र की जैसे-जैसे गर्म होने में बढ़ोतरी होती है, यानी जो वाटर का टेम्परेचर धीरे-धीरे जो राइज़ हो रहा है, तो उस कारण से अधिकांश जो कोरल रीफ्स हैं वो जो अप्रॉक्सीमेट जो अज्यूम किया हुआ इनका जो एक जो रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये जल्दी ही जो है ख़त्म हो जाएंगी या यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। दूसरा जो मुख्य कारण बताया गया है इन्हें प्रभावित करने का, वो है ओवरफिशिंग या अत्यधिक मछलियों को पकड़ना। यह भी जो है एक जो है चिंता का विषय है, क्योंकि प्रवाल भित्तियों में जो है प्रवाल भित्तियों के जो इनका जो इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसके अंतर्गत, यानी जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, यानी पारिस्थितिकीय जो है संतुलन, वो असंतुलित हो जाता है। जो तीसरा मुख्य कारण है वो है तटीय विकास, जिसे हम जो है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर देखते हैं। और ये एक्चुअली जो है नेचुरल फैक्टर नहीं है, ये मैन मेड या आर्टिफिशियल फैक्टर है, जिसके अंतर्गत इन प्रवाल भित्तियों पर या इसके आसपास जो इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए या पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, उस कारण से भी ये प्रवाल भित्तियों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। जो नेक्स्ट इसका जो इफ़ेक्ट करने वाला जो इसका की कैरेक्टर है वो पॉल्यूशन है, यानी प्रदूषण है। और प्रदूषण के अंतर्गत जो पॉल्यूटेंट हैं, जो टॉक्सिन्स पॉल्यूटेंट हैं, वो जब सीधे ही समुद्र के अंदर जो हैं उनको फ्लश आउट किया जाता है, या उनका जो आउटपुट है वो सीधे ही जो है ओशन के अंदर होता है, तो ये वहाँ पर प्रवाल भित्तियों में उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी ग्रोथ है, उनको जो है इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि यह समुद्र की जल की जो है समुद्र का जो वाटर है उसके अंदर जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, जिसके अंदर नाइट्रोजन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसकी ये परसेंटेज को रिड्यूस कर देता है। इस कारण से जो है शैवालों के अंतर जो है वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट जो उसे प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं या अवसादन कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो इसके जो तट हैं और द्वीपों के साथ साथ जो इसके फॉर्मेशन के समय जो चारों ओर जो इसकी सॉइल प्रेजेंट होती है उसके अंदर क्या है, सीक्वेंशनल जो है कटाव होता रहता है, उसका डिके होता रहता है, जिससे नदी की अंतर्गत जो है वो उछलापन आ जाता है। वो गहरी जो उसकी डिज़ायर जो उसकी डेप्थ होती है वो नहीं रह पाती है, और इसका रिज़ल्ट ये रहता है कि कोरल है वो जो उन्हें क्या कहते हैं, उनकी डिज़ायर जो फोटोपेरिडिज्म है या जो उनको लाइट है या जो उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक फैक्टर्स हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और इस कारण से उनका विकास नहीं हो पाता है। अब इसी क्रम में हम अब जब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रवाल भित्तियों की जो जो उसकी ग्रोथ की जो स्थिति है या जो उसकी कंडीशन है उसको हम किस प्रकार से कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो मुख्य बिंदु है उसके अंदर पानी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए कंडीशनल है। और जो कोरल रीफ की विकास के लिए जो डिज़ायर जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच माना गया है। और जैसे ही ये टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर सकता है। इसलिए जो सबसे जो प्राइमरी जो कैरेक्टर है कोरल रीफ को जो कंडीशन उसके विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर। दूसरा है वाटर की कंडीशन। वाटर की कंडीशन के अंदर जो 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 वाटर है उसके लिए 27% से 40% के बीच ही जो है उसके अंतर्गत
क्या होनी चाहिए, सैलिनिटी होनी चाहिए, उसकी लवणता होनी चाहिए। क्योंकि इसी वाटर की कंडीशन, क्योंकि इसकी जो कोरल रीफ के लिए जो WQI इंडेक्स है, इसका जो खुद का जो इंडेक्स है वाटर क्वालिटी इंडेक्स, उसके अंतर्गत ये सैलिनिटी भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इसकी ग्रोथ को सीधा प्रभावित करता है, वह फैक्टर है डेप्थ। इसमें 50 मीटर से कम गहराई वाला वाटर है, जिसे हम उथला पानी कहते हैं, उसके अंदर जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो अच्छे तरह से डेवलप होती हैं। और पानी की जो डेप्थ है वो 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सहभुजिता का कैरेक्टर पाया जाता है, और सहभुजिता के अंदर जो शैवाल रेस्पॉन्सिबल है, उसे अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो फोटो यानी जो लाइट है, वो प्रकाश जो है वो चाहिए होता है। तो अगर ज़्यादा गहराई अगर वाटर की होगी तो वहाँ पर पानी जो है वो अंदर तक नहीं पहुँच पाएगा। अब जो हम आगे देखेंगे उसके अंदर जो एग्जामिनेशन में जो मुख्य रूप से पूछा जाता क्वेश्चन है, वो टाइप्स ऑफ कोरल रीफ है, कोरल रीफ के प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार पाए जाते हैं। उसके अंदर हम प्रथम जो है उसे कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स। मैं इसका आपको डायग्राम शो करता हूँ। ओके, आपको स्क्रीन पर इसका डायग्राम दिख रहा है, जिसके अंदर फ्रिंजिंग रीफ की हम बात कर रहे हैं। जब कोरल रीफ जो कि भूमि के बहुत नज़दीक पाई जाती है और एक जो है वो छिछले या उथले लेगून का फॉर्मेशन करती है, इसी मुख्य रूप से बॉट चैनल के रूप में जाना जाता है। बॉट चैनल के इस रूप में इसे जाना जाता है। और जो फ्रिंजिंग कोरल रीफ है वो जो है द्वीपों और महाद्वीपों की जो है मार्जिन के डेवलपमेंट के कारण ही विकसित हुई हैं। ये मुख्य रूप से जो ओशन है या समुद्र है, उनके गहरे तल से जो हैं डेवलप होते हैं, और समुद्र की ओर का जो स्लोप है या ढलान है वो गहरे समुद्र में जो है और ज़्यादा डेप्थ होता जाता है। फ्रिंजिंग रीफ जो हैं जो तीनों हमने क्लासिफाइड की हैं, उनके अंदर सबसे अधिक डेप्थ वाली जो होती हैं प्रवाल भित्तियाँ हैं। और इसका जो मुख्य उदाहरण है वह उदाहरण न्यू हेब्राइड्स की सकाउ जो आइसलैंड हैं, या जो दक्षिणी फ्लोरिडा की जो रीफ्स हैं, वो फ्रिंजिंग रीफ कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को और ज़्यादा डीप में देखें तो फ्रिंजिंग रीफ को हम जो 4 सब टाइटल्स हैं उनमें क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फ। जिसके अंदर जो फर्स्ट है वो उसे हम एज कहते हैं, या फ्रंट कहते हैं, या किनारा कहते हैं, जो कि ओशन की डायरेक्शन वाला जो है इसका भाग होता है। और जो ओशन है उससे कोरल फॉर्मेशन हेतु ये रॉ मटेरियल इसको प्राप्त होता रहता है, इसलिए ये सबसे अधिक एक्टिव पार्ट कहलाता है। और इसी भाग से जो है कॉरल्स का फॉर्मेशन होता है। फ्रिंजिंग कॉरल है या झालर रूप जो कॉरल रीफ है, उनका निर्माण होता है। दूसरा अगर इसका हम सब पार्ट देखें तो उसे हम कहते हैं सीबॉर्ड स्लोप या समुद्री ढलान। यह जो है जो डेप्थ लिए हुए ढलान या स्लोप वाला कोरल तट है, जो कि जो वाटर जो लेवल है उससे सीधे ही प्रारंभ होता है, और इसमें जो प्रकाश वेधन सीमा तक के कॉरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके पश्चात जो सी है वो गहराई में अधिक होता रहता है, यानी डीप सी वाला पोर्शन आ जाता है। तीसरा जो इसका भाग है उसे हम प्रवाल भित्ति आंचल या रीफ फ्लैट कहते हैं। मुख्य रूप से यह भाग फ्लैटेड होता है, और जो कॉरल्स हैं उनके जो तट से ये अप्रॉक्सीमेट 40 to 90 मीटर तक जो है वो चौड़ाई लिए हुए होता है। जब कभी भी जो है हाई टाइड्स आती हैं उस समय जो है ये वाटर लेवल के अंदर हो जाता है, और लो टाइड्स के समय या जब कम ज्वार आता है उस समय ये अपनी अपीयरेंस को शो करता है।
कॉलराइन जो रॉक्स हैं उनकी आधार वाला जो बालू भाग है वो मृत या जीवित कोरल्स तथा कीचड़ युक्त वाला भाग जो है पाया जाता है, या वहाँ की उस स्थान पर ये अपनी प्रेजेंस को शो करता है। इसके बाद जो इसका फोर्थ और लास्ट जो भाग है उसे हम आंतरिक फ्लैटेड भाग या इनर फ्लैटेड भाग, चपटा भाग कहते हैं। और इसका ये तलीय भाग जो होता है वो इसके अंदर जो कॉरल्स हैं वो भी डेड कंडीशन में पाई जाती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर भी जो है वो मिट्टी की जो गिल्ट होती है वह प्रेजेंस होती है। इसी कारण से यह छिछला भाग या थोड़ा सा दलदली टाइप का भाग होता है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट टाइप की जो कॉरल है उसे हम 4 सब टाइटल्स की या 4 मॉर्फ स्ट्रक्चर्स के आधार पर इसकी स्टडी करते हैं। अब जो सेकेंड रीफ है उसे हम बैरियर रीफ कहते हैं। बैरियर रीफ को भी जो है बैरियर रीफ को भी हम 3 प्रवाल भित्तियों की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और सबसे चौड़ी जो है रॉक्स के अंदर इनको हम स्टडी करते हैं। वे मुख्य रूप से तट से दूर और किनारों के जो हैं पैरेलल या समानांतर एक जो है फ्रेगमेंटेड या टूटी हुई जो ये हैं इर्रेगुलर जो हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप होती हैं। और सभी में जो सबसे बड़ी जो रॉक है, चट्टान है, होने के कारण ये 100 मीटर तक अपनी जो है एक्सटेंशन को शो करती हैं और इनकी जो चौड़ाई है वो भी कई किलोमीटर तक होती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि लगभग 1200 मील लंबी है, उसे हम बैरियर रीफ कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। जो थर्ड टाइप है उसे हम एटॉल जो हैं कोरल रीफ्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं। और एक एटॉल को एक चट्टान के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो मोटे तौर पर स्ट्रक्चर या अपनी मॉर्फ में गोलाकार होती है, ऑल शेप की होती है और एक बड़े जो हैं ये सेंट्रल लैगून को घेरे हुए रहती हैं। और ये जो लैगून है वो मोस्टली 80 to 150 मीटर की गहराई वाला ही एक भूभाग होता है। इसके अंतर्गत जो एटॉल है वो गहरे समुद्र के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे काफ़ी दूरी पर स्थित होता है। और एक आइलैंड से एक आइलैंड की जो आसपास का या एक जो ओवल शेप लिए हुए जो एक स्ट्रक्चर है उसमें ये अपनी जो प्रेजेंस है वो जिस प्रकार से जो पनडुब्बी होती है उसका एक स्टेज होता है उस प्रकार से ये अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो फिजी एटॉल है या मालदीव की जो सुवादीवो और एलिस की जो फुनाफुथिस एलॉट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। हम आगे बात करेंगे कि जो कोरल रीफ हैं उनकी महत्वता क्या है, मुख्य रूप से इनका क्या रोल है। तो जब हम इसे देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो हैं वो जो मुख्य रूप से जो वाटर करंट है या जो लहर है उनके द्वारा उत्पन्न जो उष्णकटिबंधीय जो वहाँ के तूफान हैं उनके हानिकारक प्रभावों से उसकी सीमा रेखा को या जो समुद्र के एजेस हैं, तट रेखा हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट है, ये बहुत सारे जो मैराइन जो एक्वेटिक मैराइन हैबिटाट में रहने वाले जो एनिमल हैं, जो फौना है, उनके लिए हैबिटाट प्रोवाइड करती है, उन्हें आश्रय प्रदान करती है। ये
जो ओशन है उसके अंदर फूड चेन के लिए नाइट्रोजन और जो अन्य डिज़ायर्ड जो माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स हैं या पोषक तत्व हैं, उनका भी ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। साथ ही साथ ये कार्बन और नाइट्रोजन के फिक्सेशन के अंदर भी सहायता करती है। ये जो न्यूट्रिटिव जो सब्सटेंसेस हैं या पोषक तत्व हैं, उनको रिसाइकिल करने के अंदर भी हेल्प करती है। जो अभी तक की स्टडी कहती है उसके अंतर्गत जो प्रीवियसली जो 10 लैक्स जो ईयर्स हैं जो गुजर चुके हैं, उसमें जलवायु घटनाओं के जब इनकी स्टडी की गई है, डाटाबेस रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं, तो उसके अंतर्गत पाया गया है कि इनकी स्टडी भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये रिसर्च के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, स्टडी के लिए एक नई फील्ड को स्थान देती है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इसका जो रोल है वो मछली पकड़ने का जो जो एक्चुअली जो इकोनॉमिक जो उसका बेनिफिट है, जिसके अंदर जो ये इसका बिजनेस है, उसमें ये मुख्य रूप से प्रवाल भित्तियों के ऊपर भी निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि कई मछलियाँ जो हैं या फिशेस जो हैं, उनका हैबिटेट जो है वो ये रीफ, कोरल रीफ ही है और यहाँ पर ही इनकी प्रेजेंस सुनिश्चित होती है। और जो जो बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंगली जो इनके अंदर माइग्रेशन होता है या इनके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मूवमेंट होता है, तो उसका पाथ फिक्स होने के कारण ये इन रीफ्स के अंदर ही यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के रूप में पकड़ी जाती हैं। और साथ ही साथ इसको जब जिसे हम फिशिंग कहते हैं, और इस फिशिंग के लिए ही यहाँ पर जो है इको टूरिज्म और साथ ही साथ यहाँ पर जो फ़िश फूड मिलता है, उसके अंदर भी ये अपनी एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती हैं। माना गया है कि एक साल के अंदर लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं उससे अधिक का जो ये प्रोडक्शन कोरल रीफ वाले हैबिटेट वाले एरिया के अंदर फिशिंग जो बिजनेस है उसके द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो इसकी इम्पॉर्टेंट बात है, उसके अंदर प्रवाल जो भित्तियाँ हैं वो जो है ग्लोबल जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, यानी जो वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके ये बायो इंडिकेटर के रूप में भी कार्य करती है। क्योंकि अगर कोरल रीफ जो हैं वो अपना आपको जो है फिट अगर रिप्रेजेंट करती है, तो वो एक प्रकार का संकेत देती है कि जो ये इकोसिस्टम है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। यदि किसी कारण से जलवायु परिवर्तन पर अगर हमने अभी स्टडी जो हमारी डाटाबेस जो स्टडी कहती है, तो हमें उस पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो वे जो हैं इस प्रकार के इंडिकेशंस दे देते हैं कि आने वाले समय में या लॉन्ग टर्म अगर ये जो कंटिन्यूस इस प्रकार के जो इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो किस प्रकार के चेंजेस या मेगा चेंजेस जो हैं भविष्य के अंदर आ सकते हैं जो कि हानिकारक हैं। तो इन सभी चेंजेस के लिए जो एक रेड अलर्ट है या जो चेतावनी देने वाला कार्य है, वो संकेत के रूप में इन कोरल रीफ के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब जब हमने कोरल रीफ्स की जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर स्टडी कर ली, तो अब हम कोरल रीफ इन इंडिया यानी भारत के अंदर जो है इनकी क्या स्थिति है, तो हम देखते हैं कि भारत की जो तटरेखा है उस पर लगभग 7,500 किलोमीटर से अधिक ये लंबी जो है कोरल रीफ हैं, जो कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन के अंदर यानी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु परिस्थितियों के कारण हैं। और भारत में बहुत ही कम मात्रा के अंदर प्रवाल भित्तियाँ हैं। भारत की जो प्रमुख प्रवाल भित्तियाँ हैं उसके अंदर जो है पाक खाड़ी या मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह ही ओनली इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इन सभी प्रवाल भित्तियों के या लक्षद्वीप चट्टान जो इसके उदाहरण हैं वो एटॉल प्रकार के हैं, जबकि जो अलग जो शेष बची हुई जो कोरल रीफ हैं उनका जो टाइप है वो फ्रिंजिंग टाइप का या फ्रिंजिंग रीफ टाइप का प्रकार है। दूसरा जो भारत का एग्जाम्पल है वो है
पालका बे, जिसके अंदर भारत के दक्षिण पूर्वी तट की स्थित जो पाक खाड़ी को प्रायद्वीप या रामेश्वर द्वीप के द्वारा जो मन्नार की खाड़ी से अलग किया गया भाग है। और यह मुख्य रूप से 9 डिग्री टू 17 जो है 9 डिग्री टू 17 मिनट नॉर्दर्न से 79 डिग्री टू 15 मिनट पर ये सेंट्रलाइज्ड है। और इस खाड़ी में एक फ्रिंजिंग रीफ यानी जिसकी कुल लंबाई जो है 25 से 30 किलोमीटर लंबी ये जो है मेज़रमेंट की हुई है। और लगभग 200 मीटर से कम चौड़ी ये चैनल के रूप में जो है पूर्व पश्चिम दिशा के अंदर उपस्थित है। इस चट्टान की जो डेप्थ है वो लगभग जो है 3 मीटर तक कैलकुलेट की गई है। जो नेक्स्ट जो अब हमारे पास एग्जाम्पल है उसे हम मन्नार की खाड़ी द गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से जानते हैं। 21 द्वीपों की ये एक ऐसी चेन है जो कि आपस में स्थित है और मन्नार की खाड़ी 140 किलोमीटर की दूरी तक तूतीकोरिन और रामेश्वर के बीच में जो है उपस्थित है। ये 21 द्वीप अक्षांशीय और 8 डिग्री से 47 मिनट उत्तर और 9 डिग्री से 15 मिनट उत्तर और देशांतर, 78 डिग्री से 12 मिनट पूर्व और 79 डिग्री से 14 जो मिनट्स हैं ईस्ट के बीच के अंदर उपस्थित हैं। और मन्नार बैरियर रीफ का एक हिस्सा ये केवल एक ही भाग बनाते हैं जो कि 140 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर जो है चौड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसे हम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं जो कि भारत की कोरल रीफ। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो 6 डिग्री टू 14 डिग्री उत्तर अक्षांश और 91 डिग्री टू 94 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच का जो भाग है वो इन्वॉल्व होता है। और ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग में जो है स्थित हैं और इसमें 350 जो हैं वो आइलैंड्स सम्मिलित हैं, जिसमें से केवल 38 आइलैंड्स जो हैं उसके अंदर पॉपुलेशन पाई जाती है। ये द्वीप जो है बर्मा के इरावदी डेल्टा से अराकान योमा रेंज तक दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। और अंडमान और निकोबार समूह के सभी द्वीप जो हैं वो टाइप के रूप में जो हैं फ्रिंजिंग रीफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जो कि भारत के अंदर है कोरल रीफ का एग्जाम्पल है वो कच्छ की खाड़ी है। और कच्छ की खाड़ी भी सौराष्ट्र प्रायद्वीप से उत्तरी भाग में उपस्थित है जो कि 22 डिग्री 15 मिनट्स और 23 डिग्री 40 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री से 20 मिनट्स और 70 डिग्री से 40 मिनट्स पूर्व देशांतर के बीच का हिस्सा है, जिसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 7350 वर्ग किलोमीटर है। और ये चट्टानें जो हैं टाइप में फ्रिंजिंग प्रकार की ही होती हैं, यानी बीच बीच से जो इनका जो ये रिंग टाइप है वो बीच बीच से कटा हुआ भाग होता है और उस कटे हुए भाग से पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकता है। और लगभग 170 किलोमीटर लंबी और इसके जो ओपनिंग एरिया है जो माउथ है उस पर ये 75 किलोमीटर चौड़ी होती हुई जो कि 72 डिग्री 20 मिनट्स के देशांतर पर वापस अब श्रिंक हो जाती है या संकुचित हो जाती है। विभिन्न प्रवाल भित्तियों पर जो है वो सॉइल का सिल्ट जमा होने के कारण ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो मुख्य रूप से डीजनरेटेड कंडीशन में या हास्र की कंडीशन के अंदर उपस्थित होती हैं। इसी श्रृंखला में जो भारत के अंदर एक और जो कोरल रीफ का एग्जाम्पल है वह है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ 3 मिनट नॉर्थ अक्षांश और 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट देशांतर के बीच का स्थित वाला भाग होता है। और लक्षद्वीप द्वीप जो कि
अरब सागर है उसके अंदर बिखरे हुए रहते हैं। केवल ये जो इसके एजेस हैं यानी जो तट वाले क्षेत्र हैं उनसे लगभग 225 किलोमीटर से 450 किलोमीटर की दूरी पर ही उपस्थित हैं और 32 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के क्षेत्र को ही ये आप कवर किए हुए रहते हैं। और यहाँ पर जो प्रेजेंट जो आइलैंड हैं उनमें से 36 जो आइलैंड हैं वो साइज़ के अंदर छोटे हैं और 12 जो हैं वो एटॉल हैं और जो 3 टाइप्स के जो 36 हैं इनके अंदर और 3 जो हैं वो रीफ कंडीशन के अंदर हैं और 5 जो हैं वो सिंक किए हुए हैं, पानी के अंदर जलमग्न हैं। इसके किनारे जो हैं वो वाटर के अंदर डूबे हुए हैं, जिसमें लैगून लगभग 4200 किलोमीटर और इन्होंने जो अपना कवरिंग एरिया है वो ओनली 2 आइलैंड्स के ऊपर ही कर रखा है। इन द्वीपों की जो गर्म आर्द्र जलवायु के कारण पानी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहता है, जिससे लवण और इसकी जो वाटर की जो सैलिनिटी है उस वो भी एक जो है 34% से 37% के बीच बनी रहती है। इन प्रॉपर्टी के कारण ही ये जो हैं वो टूरिस्ट प्लेस के आधार पर ज़्यादा वेल नोन है और इधर जो है वो टूरिस्ट का जो डेवलपमेंट है एक्टिविटीज़ का जो मतलब मेगा जो टूरिस्ट एरिया कहलाते हैं उनके अंदर इन एरियाज़ को जो है ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। अब आजकल जो ग्लोबल जो सिनेरियो है उसके अंदर हम एक और नई जो एक टर्म से इंट्रोड्यूस हुए हैं वो है कोरल ब्लीचिंग। तो ये जो कोरल ब्लीचिंग है या ये जो मूंगे की चट्टान है उसका विरंजन क्या है, ब्लीच होना या कलरलेस होना क्या है। तो जब हम इसे देखते हैं तो इसमें पाते हैं कि जो प्रवाल हैं उनके बीच में जो ये शैवाल है यानी उनकी बीच के अंदर एक एसोसिएशन या सहजीवी संबंध होता है जो कि इनके बीच में 90% जो यूज़फुल जो सब्सटेंसेस हैं या पोषक तत्व हैं वो इन शैवालों के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं और इनके बीच में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है या जो अर्थ की जो है पॉल्यूशन के कारण या अन्य ग्रीन हाउस इफेक्ट्स गैसेज और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के कारण एक जो है वाटर एक्वेटिक जो एक्वेटिक हैबिटाट है उसके अंदर एक प्रकार का टेंशन डेवलप हो रहा है जिसके कारण जो ये इनके बीच का एसोसिएशन है उसके अंदर भी ह्रास हो रहा है और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो सफ़ेद कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन जो पाई जाती है वो अपने जो ट्रांसपेरेंट जो उसकी टिश्यूज़ हैं उसके माध्यम से क्या करती हैं अपनी अपीयरेंस को दिखाई देना प्रारंभ कर देती हैं और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं और इनकी प्रेजेंस दिखाई देने लगती है इसी कारण से इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कोरल ब्लीचिंग के रूप में इसे जाना जाता है। अब जब शैवाल की अनुपस्थिति में होता क्या है कि ये जो एरिया है वो कमज़ोर हो जाता है और जैसे जैसे अगर जो इसका मैराइन हैबिटेट है उसका अगर टेम्परेचर राइज़ होता जाएगा तो वाटर की जो कंडीशन है जो इसके लिए आइडियल कंडीशन थी वो चेंज होती जाएगी और इस कारण से टेम्परेचर राइज़ होने के कारण सैलिनिटी बढ़ने के कारण और जो डेप्थ है उन फिनोमेना के कारण जो है वो ये जो कॉरल्स हैं वो वहाँ से जो है अपनी प्रेजेंस है अपनी परसेंटेज है उसको कम दर्शाने लगते हैं। इस कारण से इस फिनोमेना को हम जो है वो कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं जो कि आजकल पॉल्यूशन की जो वाटर पॉल्यूशन है उसके अंदर इस फिनोमेना को भी पढ़ा जाता है। अब जो है वो स्नोफ्लैक कोरल यानी जो इसकी बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए किस प्रकार से ये हानिकारक है। तो जो काजिरियोआ
रिसेई को स्नोफ्लैक कॉरल के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अभी रिसेंट स्टडी के अंतर्गत तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी वाले जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर खोजी गई स्पीशीज़ हैं। और ये जो है प्रेडेटरी स्पीशीज़ हैं। ये बेसिकली इनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है, और मुख्य रूप से ये तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत और वहाँ कोवलम से 10 मीटर की गहराई पर, और कन्याकुमारी में जो एनायम है उससे 18 मीटर की गहराई पर पाई जाने वाली स्पीशीज़ हैं। और इस कारण से जो मैराइन जो इकोलॉजी है या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए गंभीर खतरे के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि जो सेंसस होते हैं उसके अंदर 2001 का जो सेंसस है उसके अंदर पाया गया कि माउ ब्लैक कॉरल बैट जो है उन्होंने जब सर्वे किया तो ये पाया कि स्नोफ्लैक जो कॉरल है उसने 60% जो काले मूंगे के जो लिविंग फौना है उसको कुछ ही समय के अंदर जो है मतलब रेड मतलब खतरे वाली स्थिति के अंदर उसे पहुंचा दिया, और 80 मीटर से 150 मीटर की गहराई के बीच में प्रेजेंस होकर वहाँ के सारे फौना को इसने नष्ट कर दिया। ये बड़ी मात्रा में जू प्लैंकटन का उपयोग करते हैं, और इनकी प्रेजेंस से जो है वो यहाँ का जो इकोलॉजी है वो प्रभावित होती है। साथ ही साथ ये जो वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ हैं, जो वहाँ की जो प्रारंभ जो शुरू से ही वहाँ पर पाई जाने वाली जो प्रजातियाँ हैं उनको क्या शिफ्ट कर देती हैं, विस्थापित करती हैं, और इस कारण से ये जो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए खतरा है, क्योंकि वहाँ पर फिर मतलब जो जैव विविधता है वो बायोडाइवर्सिटी वो नहीं मिलकर वहाँ पर एक सिंगल स्पीशीज़ का बाहुल्य हो जाता है, तो इस कारण से जो है जैव विविधता के लिए हानिकारक है। साथ ही साथ ये जो है वो जो मैराइन स्पीशीज़ हैं उसके कॉरल, शैवाल और स्पंज जो हैं उनको ये क्या कर देता है अपने उनके हैबिटाट से शिफ्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, और इस कारण से मुख्य रूप से ये जो है जो वाटर हैबिटाट है या जो जल की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, जो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती है, जाति विशिष्ट होती है, क्षेत्रीय विशिष्ट होती है, उन सभी स्पीशीज़ के लिए ये हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है आज की क्लास में वो कॉरल रीफ की स्टडी की, जिसमें हमने इनकी कॉरल रीफ का क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने कॉरल रीफ की जो उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको स्टडी की, जिसके अंदर पॉल्यूशन और जो जल का जो सेडिमेंटेशन है सॉइल का जो सेडिमेंटेशन है, पॉल्यूशन है, और जो मॉडिफिकेशन है या जो स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स आए हैं उनके द्वारा जो चेंजेस हैं, और ओवरफिशिंग है, साथ ही साथ एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इनकी स्टडी की है। और इसके बाद हम लोगों ने जो है कॉरल्स को जो हैं उनकी ग्रोथ फैक्टर्स को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हैं उनके बारे में स्टडी किया है। उसके बाद हमने कॉरल रीफ को तीन भागों के अंदर जो उनका मॉर्फ है, स्ट्रक्चर है, उनके आधार पर जो है क्लासिफाइड किया हुआ है, वर्गीकृत किया है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप जो था वो फ्रिंजिंग रीफ है, सेकेंड टाइप जो था वो बैरियर रीफ है, और थर्ड टाइप जो है एटॉल है। और तो इसको हमने डायग्रामेटिकली इनकी स्टडी की, इनकी डेप्थ और किस प्रकार से इनमें सीक्वेंशनल चेंजेस के कारण ये अपनी जो है अपनी स्थिति को बदलते हैं, इसके बारे में हमने देखा। साथ ही साथ हमने स्टडी किया कि इनकी जो है वो नेचर के अंदर इनकी उपस्थिति क्यों आवश्यक है, कोरल रीफ्स हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यानी इनकी क्या इंपॉर्टेंस है नेचर के अंदर या पारिस्थिति में, तो उनकी भी बारे में हमने डिटेल स्टडी किया। और लास्ट में हमने इंडिया में जो इंडियन सब जो रीजन है उसके अंदर पाए जाने वाले कुछ कॉरल्स के जो हैं एग्जांपल्स देखे, और उसके बाद हम लोगों ने एक जो नई टर्म थी, यानी जो रीसेंट साइंस के अंदर अपीयर हुई है, इसके अंदर जो है कॉरल ब्लीचिंग है, इसके बारे में किस
किस प्रकार से इसको ये जो मनुष्य के द्वारा जो पारिस्थितिकी विचलन आया है उसके द्वारा किस प्रकार से इसके अंदर चेंजेस आए हैं उसकी स्टडी की। तो इस प्रकार से हमने जो पॉरीफेरा के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है उसमें पाया कि जो एक्सोस्केलेटन का जो वेल नोन एग्जांपल है कोरल रीफ की फॉर्म के अंदर, वो नेचर के अंदर अपने मुख्य गुणों के कारण पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्लास में हमें जो टाइप स्टडी मेंबर्स दिए गए हैं उनके एक्सोस्केलेटन के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।